हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और क्लास के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। सो स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। तो बच्चों, हमारे पास है आज पाठ 11, जिसका नाम है विद्रोह के बाद, आफ्टर द रिवोल्ट। तो बच्चों, आइए समझते हैं इस पाठ को परिचय के साथ। तो बच्चों, परिचय में प्रस्तुत अध्याय में 1857 के विद्रोह के बाद का वर्णन किया गया है। आइए विद्रोह के बाद भारत में हुए परिवर्तन के विषय में जानें। तो बच्चों, बेसिकली हम इस पार्ट में जानने वाले हैं कि जो 1857 का विद्रोह हमने पढ़ा है, उसके बाद हमारे भारत में क्या क्या बदलाव आए हैं, उसके बाद भारत का ढांचा, भारत का नक्शा कैसे हुआ है, क्या माहौल बना है, उसके बारे में हम यहाँ सब कुछ जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 1857 ईस्वी के महान विद्रोह के दमन के बाद भी बलिदानों का क्रम नहीं रुका। 1857 ईस्वी के विद्रोह के असफल होने के बाद भी भारतीयों ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। यह लोगों में राष्ट्रीय भावना को जागृत कर एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में उभर कर सामने आया। इसमें अंग्रेजों ने भारत में अपनी नीतियों में अनेक परिवर्तन किए। उन्होंने संपूर्ण भारत में अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया। ब्रिटिश संसद ने उनसे शक्ति छीनकर ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दी। तो बच्चों, देखो क्या है कि जब 1857 का विद्रोह हुआ, विद्रोह का दमन हो गया, उसके बाद भी भारतीयों का उमंग और अपनी राष्ट्रीयता की भावना जरा भी कम नहीं हुई। वह फिर भी अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने को तैयार थे। ठीक है, लोगों में राष्ट्रीय भावना को जागृत इस आंदोलन ने, बच्चों 1857 के आंदोलन ने भारतीयों के अंदर अपने राष्ट्र प्रेम को लेकर के एक एक भावना जागृत की, जो केवल और केवल स्वतंत्रता ही पाना चाहती थी। ठीक है बच्चों, अब क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या हुआ कि संपूर्ण भारत में ब्रिटिशर्स ने अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए सबसे पहले क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। अब ये किसने किया, ब्रिटिश की जो ब्रिटेन की जो संसद थी, उन्होंने यह काम किया। उसके बाद ब्रिटिश संसद ने उनसे शक्ति छीनकर ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए कि 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद भारत में कंपनी का राज समाप्त हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जो केवल शुरू में बच्चों व्यापार करने के उद्देश्य से बाहर भारत आई थी और भारत पर अपना साम्राज्य जमा बैठी थी, उसका क्या था बच्चों, राज अब बिल्कुल ही समाप्त हो गया था। ब्रिटिश सरकार ने भारत का शासन अपने हाथों में लेकर महारानी विक्टोरिया को भारत की शासिका घोषित कर दिया। यह एक नए युग का आरंभ था। तो बच्चों, ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई, अब भारत की शासिका कौन हो गई, रानी विक्टोरिया हो गई, और सीधे ही इंग्लैंड से भारत का शासन चलाने जाने लगा। ठीक है, आइए, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र क्या था, क्वीन विक्टोरियाज मैनिफेस्टो। तो बच्चों, 1 नवंबर 1858 ईस्वी को गवर्नर जनरल कैनिंग ने इलाहाबाद में विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया, जिसमें लिखी प्रस्तुत बातें निम्नलिखित थी। बच्चों, जो घोषणा पत्र विक्टोरिया ने तैयार किया था, वह आकर के सुनाया किसने बच्चों, गवर्नर जनरल कैनिंग ने इलाहाबाद में सुनाया। और उसमें जो घोषणा पत्र में जो जो बिंदु थे बच्चों, तो वह बिंदु थे कि पहला था उनमें, अंग्रेजों की हत्या के आरोपियों को छोड़कर शेष को साधारण माफी दी गई। बच्चों, जिन जिन लोगों ने अंग्रेज अफसरों की हत्या की थी, उनको साधारण माफी नहीं थी। जिन्होंने अंग्रेज अफसरों की हत्या नहीं की थी, उनको क्या कर दिया बच्चों, साधारण माफी देकर के छोड़ दिया। लेकिन जिन्होंने अंग्रेज अफसरों की हत्या की थी, उनको सजा दी गई। अंग्रेजों ने राज्य विस्तार की नीति छोड़ दी। अब अंग्रेजों ने क्या किया, राज्य विस्तार की नीति को छोड़ दिया। अब जिसमें वो अपने राज्यों के अंदर अपने अन्य अन्य शासन का कुशासन साबित करके, दत्तक पुत्र का मामला साबित करके उनको बच्चों अपने राज्यों में मिलाते जाते थे, वह नीति उन्होंने वहां स्टॉप कर दी, रोक लगा दी। आगे, विद्रोही तालुकेदारों को राजभक्ति प्रदर्शित करने पर जागीरें वापस कर दी जाएंगी। यदि वो रानी विक्टोरिया और शासन के प्रति वफादार होते तो उनकी जमीनें और जागीरदारें बच्चों वापस कर दी जाएंगी। ठीक है, आगे, ब्रिटेन में भारतीय शासन हेतु अलग से एक मंत्री की नियुक्ति की गई। अब ब्रिटेन में क्या था बच्चों,
शासन करने के लिए एक अलग से मंत्री की नियुक्ति की गई। ठीक है, भारतीय शासन के लिए एक अलग मंत्री की जरूरत पड़ी उन्हें अब। ठीक है बच्चों, अब उसे क्या नाम दिया गया, जिसकी जरूरत पड़ी भारत का शासन चलाने के लिए, जिस मंत्री की जरूरत पड़ी तो उसे नाम दिया गया बच्चों भारत मंत्री। ठीक है, तो भारत मंत्री ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी था, मतलब ब्रिटिश सरकार को उनकी नीतियों कानूनों को लागू करेगा और उनके प्रति जवाबदेह होगा। ब्रिटिश शासन का प्रतिनिधि होने के कारण गवर्नर जनरल वायसराय कहलाने लगा। जो गवर्नर था वो गवर्नर जनरल वायसराय कहलाने लगा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन खत्म हो गया बच्चों, अब यहाँ पर कौन होने लग गए, गवर्नर होने लग गए, वायसराय होने लग गए। ठीक है, अब वायसराय क्या थे, ईस्ट जो ब्रिटेन की विक्टोरिया महारानी थी, उनके शासन को, उनके नियम को, उनके कानूनों को यहाँ चलाते थे। ठीक है, 4 सदस्यीय समिति का गठन वायसराय की मदद हेतु किया गया। जो 4 सदस्यीय समिति थी उसका गठन किया गया वायसराय की मदद के लिए। ठीक है, अब आप यहाँ पर इस चित्र में देख सकते हैं बच्चों कि यह महारानी विक्टोरिया का चित्र है। ठीक है, इन्होंने ही हमारे भारत का शासन सीधे सीधे अपने अंडर ले लिया था। अब यहाँ पर एक बॉक्स है बच्चों, इसमें जानना है कुछ एक फैक्ट है, जिसमें लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। लॉर्ड कैनिंग क्या था, भारत का प्रथम वायसराय थे। जब वायसरायों की नियुक्ति शुरू हुई तो पहला वायसराय कौन था बच्चों, तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, अब 4 सदस्य जो वायसराय समिति थी उसमें कितने सदस्य थे बच्चों, 4 सदस्यों की नियुक्ति की गई। ठीक है, अब भारत में परिवर्तन कैसे हुए, तो 1858 ईस्वी एक्ट के अनुसार ब्रिटिश प्रशासन सीधा गवर्नर जनरल के अधीन हो गया। किसके अधीन, गवर्नर जनरल के अधीन। वह वायसराय के नाम से जाना जाता था। उसकी सहायता के लिए 5 सदस्यों की एक प्रतिनिधि परिषद बनाई गई। अब जो वायसराय था ना, वायसराय के नाम से वो जाना जाता था, वो जो शासक था रानी विक्टोरिया का। ठीक है, उसकी सहायता के लिए जो 5 मेंबर वाली 5 सदस्यों की एक प्रतिनिधि परिषद बनाई गई, जिसमें वो उसको सलाह देंगी, उसकी मदद करेंगी वायसराय की शासन चलाने में। यह मुख्य मामलों में वायसराय का मार्गदर्शन करती थी। देश में कानून बनाने के लिए विधान परिषद नाम की अन्य परिषद का गठन किया गया। ठीक है, जो देश में क्या थी, कानून बनाने के लिए जो विधान परिषद नाम की जो अन्य परिषद थी ना, उसका गठन किया गया। यह परिषदीय मामलों में वायसराय का मार्गदर्शन करती थी। ये परिषद के मामले हैं, उन मामलों में क्या करती थी बच्चों, वायसराय का जो मार्गदर्शन है वो करती थी। 5 सदस्यों की थी परिषद में, 6 सदस्य और भी थे। जो ये 5 सदस्यों की जो परिषद थी उसमें 6 सदस्य अन्य भी शामिल थे। तो प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे था इनका, यहाँ पर देखते हैं। तो बच्चों, भारत अनेक प्रांतों में बटा था, बहुत सारे प्रांतों में भारत बटा हुआ था। बंगाल, बंबई जो कि अब मुंबई है, और मद्रास 3 प्रमुख प्रांत थे भारत के अंदर। इन्हें महाप्रांतों के नाम से जाना जाता है। जैसे कि हम लोग आज मेट्रो सिटीज बोलते हैं, महानगर बोलते हैं, तो ये उस समय बच्चों महाप्रांत इनको कहा जाता था। महाप्रांतों के प्रशासन के लिए गवर्नर सहायता के लिए 3 सदस्यों की प्रतिनिधि परिषद का गठन किया गया। अब यहाँ देखिए आगे कि जो महाप्रांती जो 3 महाप्रांती, इनके प्रशासन के लिए, शासन चलाने के लिए, गवर्नर की सहायता करने के लिए 3 अन्य सदस्यों की प्रतिनिधि परिषद का गठन किया गया। 3 अन्य प्रतिनिधि परिषद थी जिनका गठन किया गया। आगे देखते हैं यहाँ पर प्रशासन के बाद, और इस तरीके से बच्चों ये प्रशासन चला जाते थे। उसके बाद स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो बच्चों, स्थानीय सरकार के संगठन में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। कौन क्या बच्चों, तो 1857 ईस्वी के बाद शहरों के लिए नगर पालिकाएं बनने लगी। जो नगरों के वेलफेयर के लिए, उनके लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए काम करने वाली थी ये सभी नगर पालिकाएं। ठीक है, इन नगर पालिकाओं ने स्थानीय प्रशासन और निर्माण कार्य हेतु धन जुटाने के लिए कर लगाए। ठीक है, अब धन कैसे आएगा बच्चों, कर से आएगा। तो इन कार्यपालिकाओं ने किस किस चीज के लिए कर लगाए, जो सामाजिक रख रखाव था, ठीक है, स्थानीय प्रशासन के लिए, निर्माण कार्य हेतु कर लगाने शुरू किए। 1882 ईस्वी के बाद वायसराय लॉर्ड रिपन ने ग्रामीण क्षेत्रों में जिला बोर्डों का गठन किया। अब 1882 ईस्वी में क्या हुआ, वायसराय लॉर्ड रिपन ने
लॉर्ड रिपन ने ग्रामीण जो गहरी गांव के जो इलाके थे उनमें जिला बोर्ड बनाया, जिला बोर्ड का गठन शुरू किया। केवल स्थानीय लोग ही अपने क्षेत्र की समस्याओं को समझ सकते थे और उन्हें सही तरीके से हल कर सकते थे। 1882 ईस्वी के बाद इन संस्थाओं में निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया गया। सबसे पहले क्या था बच्चों की जो जिस क्षेत्र में वह रहते हैं वही लोग उस क्षेत्र की अच्छी तरीके से समस्याओं को जान पाएंगे, समझ पाएंगे। तो बच्चों 1882 ईस्वी में क्या हुआ बच्चों, इन संस्थाओं में निर्वाचित सदस्यों को भी बाद में जो चुने हुए सदस्य आते हैं जनता द्वारा उनको भी शामिल किया गया। अब यहाँ देख सकते हो बच्चों इस चित्र में यह है हमारे लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन का चित्र है ये, ठीक है, जिन्होंने क्या किया बच्चों, निर्वाचित सदस्यों को शामिल करने के लिए यहाँ पर संस्थाएं बनाई। आगे देखिए वित्तीय प्रशासन, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो 1860 ईस्वी में बजट प्रणाली लागू की गई। तो भारत में बजट प्रणाली सर्वप्रथम कब लागू की गई बच्चों, तो 1860 ईस्वी में। 1870 ईस्वी में लॉर्ड मायो ने केंद्रों व प्रांतों से एकत्र होने वाले राजस्व को विनियोजित करने का निश्चय किया। विभिन्न भागों जैसे कि पुलिस, कारागारों, सड़कों, चिकित्सा व शिक्षा पर होने वाले व्यय इन प्रांतों से मिलने लगे। अब जब बजट आया बच्चों 1860 में, तो फिर 1870 में क्या हुआ कि जो लॉर्ड मायो ने केंद्र से, सेंट्रल गवर्नमेंट से या फिर क्षेत्रीय गवर्नमेंट से, दोनों से क्या किया, जो कर एकत्र होता था उसको विनियोजित, उसको सही तरीके से इस्तेमाल करने का निर्णय किया। जिसमें उन्होंने किया जैसे कि पुलिस में हो गए, कारागार, सड़कों, चिकित्सा व शिक्षा के क्षेत्र पर होने वाले व्यय खर्चों को पूर्ति की इन सभी करों से, ठीक है। अब स्रोतों के व्यय इन प्रांतों से मिलने लगे थे जो उनको उन्होंने इन्हीं के वेलफेयर में, निर्माण कार्यों में, शिक्षा में, चिकित्सा में, इन सब में लगा दिया। अब 1882 ईस्वी में राजस्व के सभी स्रोतों का 3 वर्गों जो कि थे केंद्रीय, प्रांतीय व्यय, केंद्रीय व्यय, प्रांतीय व्यय और एवं सामान्य फंड, इन 3 भागों में उन करों को बांटा गया। अब मैं बांटने का निश्चय किया और इन 3 भागों में उन करों को, मिलने वाले करों को बांट दिया गया, जिसका प्रयोग प्रांतों व केंद्र द्वारा किया गया। और जिस धन का प्रयोग किया गया किसके द्वारा बच्चों, केंद्र सरकार के द्वारा और प्रांतीय शासन के द्वारा, यानी प्रांतीय सरकार के द्वारा। अब यहाँ देख सकते हैं बच्चों आप इस चित्र में, ये है लॉर्ड मायो। आगे देखिए नागरिक सेवाएं यानी कि सिविल सर्विसेज। अब सिविल सर्विसेज भी बच्चों ब्रिटिशर्स ने ही शुरू की थी हमारे भारत में। तो भारतीय नागरिक सेवाओं में भाग नहीं ले सके क्योंकि इनमें निम्न कारण थे। अब क्यों नहीं भारतीय सेवाओं में भाग ले सकते थे, क्योंकि नागरिक सेवाओं की परीक्षा ब्रिटेन में होती थी, भारत में नहीं होती थी। अधिकतर शिक्षित भारतीयों को वहां जाने के लिए किराया एकत्र नहीं हो पाता था, क्योंकि सिविल सर्विसेज की जो एग्जाम्स होते हैं, परीक्षा होती है, ये ब्रिटेन में होती थी और सभी भारतीयों को ब्रिटेन भेजना संभव नहीं था, क्योंकि बस यात्रा के लिए इतना पैसा नहीं था। तो नागरिक सेवाओं की परीक्षा अंग्रेजी भाषा में होती थी, जो कि भारतीयों के लिए एक विदेशी भाषा थी, जिसको वो बहुत अच्छे से अभी तक अपना नहीं पाए थे। 1859 ईस्वी में प्रतियोगिता में भाग लेने की सीमित आयु 23 वर्ष थी, जिसे 1878 ईस्वी में घटा करके केवल 19 वर्ष कर दिया गया। इससे प्रतियोगिता में अंग्रेजों की बराबरी करने में भारतीयों को कठिनाई होने लगी। पहले क्या था बच्चों, जब 1859 में जब इस प्रतियोगिता में भाग लेने की जो सीमित आयु थी वो 23 वर्ष थी, लेकिन उसके बाद 1878 में इससे क्या किया गया बच्चों, घटा करके 23 वर्ष से 19 वर्ष कर दिया गया। जिससे क्या हुआ बच्चों, अब भारतीयों को अंग्रेजों को कंपटीशन यानी कि प्रतियोगी मतलब उनको टक्कर देने में क्या हुआ बच्चों, कठिनाई होने लगी। ठीक है, अंग्रेजों की बराबरी करने में उनको कठिनाइयों का सामना करने पड़ा। शिक्षित भारतीयों ने मांग की कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आयु सीमा बढ़ाई जाए और ये परीक्षाएं इंग्लैंड व भारत में एक साथ कराई जाए, लेकिन ब्रिटिश सरकार और बड़े अंग्रेज अफसर इसे पसंद नहीं करते थे कि जो भारतीय है वो अंग्रेजों के बराबर आ जाए। वे चाहते थे कि शिक्षित भारतीय स्वयं को अंग्रेजों के बराबर समझे। अब वे नहीं चाहते थे कि वे जो शिक्षित लोग हैं, शिक्षित भारतीय हैं, वो खुद को अंग्रेजों से बराबरी करने के लिए सक्षम पाए, खुद को अंग्रेजों के बराबर समझ पाए। इसीलिए वो क्या बच्चों, वो नहीं चाहते थे कि उनको भी बराबर से वो पढ़ लिख करके उनका दिमाग भी इतना विकसित हो सके कि वो उनको टक्कर दे सके। इसीलिए बच्चों उन्होंने क्या किया, जो मांग थी भारतीयों की कि प्रतियोगी को जो आयु सीमा है उसको बढ़ाया जाए और इंग्लैंड के साथ भारत में भी परीक्षा सेम समय पर की जाए, ये अभी तक स्वीकार नहीं की गई। अब
1879 ईस्वी में नागरिक सेवा संगठन शुरू किया गया। अब बच्चों सेवा का गठन किया गया किसमें बच्चों? 1879 में। अब नागरिक सेवा का जब गठन किया गया जिसमें कुछ भारतीयों को नियुक्त किया गया। 1886 ईस्वी में 3 सेवाएं आरंभ की गई। कौन कौन सी 3 सेवाएं आरंभ की गई बच्चों? तो उसमें ये सेवाएं थी भारतीय प्रशासनिक सेवा, दूसरा था अधीनस्थ प्रशासनिक सेवा और तीसरा था आपातकालीन प्रशासनिक सेवा। प्रथम सेवा केवल अंग्रेजों के लिए थी। क्या क्या सेवा थी बच्चों? भारतीय प्रशासनिक सेवा। जो भारतीय प्रशासनिक सेवा थी वो केवल अंग्रेजों के लिए थी वह नौकरी। दूसरी क्या थी? अधीनस्थ प्रशासनिक सेवा और तीसरी क्या थी? आपातकालीन प्रशासनिक सेवा। जबकि 2 अन्यों में भारतीयों को शामिल हो सकते थे, यानी कि जो भारतीय प्रशासनिक सेवा थी उसमें भारतीयों की एंट्री बिल्कुल नहीं थी। जो दूसरी थी अधीनस्थ प्रशासनिक सेवा, आपातकालीन प्रशासनिक सेवा, इसमें भारतीय अपनी सेवा दे सकते थे। आगे देखते हैं सेना का पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्मी। तो बच्चों 1857 ईस्वी के संग्राम के बाद अंग्रेजों ने सेना का पुनर्गठन किया। भारतीय सैनिकों का अनुपात यूरोपियन सैनिकों से कम था, उनकी वैल्यू कम थी यूरोपियन सैनिकों के मुकाबले। यूरोपियन टुकड़ियों की स्थिति और सभी मुख्य विभाग सीधे यूरोपियों के हाथ में थे। उनकी कमान किसके हाथ में थी बच्चों? यूरोपियों के हाथ में, यूरोपीय टुकड़ियों की। अब ब्रिटिश सरकार ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए फूट डालो शासन करो की नीति को अपनाया। मतलब डिवाइड एंड रूल, मतलब आपस में भड़काओ और हिंदुओं को और मुसलमानों को आपस में लड़ा दो, भारतीय आपस में लड़कट मरेंगे और उनमें फूट पड़ जाएगी और हमारा राज चलता रहेगा, इन्हें एक ना होने दो। ये था बच्चों फूट डालो और राज करो की नीति। अब विभिन्न जातियों और क्षेत्रों के सैनिकों को मिलाकर एक रेजिमेंट का गठन किया गया। इसका उद्देश्य था कि यदि कंपनी विद्रोह करे तो उसका दमन आसानी से किया जा सके, उसका विरोध कर सके, उसका ब्रूटली उसको हैरास करके दफन कर दिया जाए। अंग्रेजों ने विभिन्न वर्गों जैसे सिख, पठान और गोरखाओं को सेना में एकत्रित किया जो उनकी संग्राम में सहायता करे और अवध, बिहार, मध्य और दक्षिण भारत के सैनिकों जहां पर विद्रोह सशक्त था सेना से दूर रखा गया। तो बच्चों क्या यहाँ पर बोल रहे हैं कि जैसे कि सिख हो गए, गोरखा हो गए और पठान हो गए, इनको सेनाओं में शामिल किया गया और उनको संग्राम में सहायता करे। मतलब जो भारतीयों के खिलाफ जो संग्राम था उसमें ये सारे जो है उसमें लड़ाई करे और भारतीयों को हराए, इसलिए बच्चों सिख, पठान और गोरखाओं को शामिल किया गया था। उनकी संग्राम में सहायता करे ताकि भारतीयों के खिलाफ उनके युद्ध में मदद करे। अवध हो गया, बिहार हो गया, मध्य और दक्षिण भारत में सैनिकों पर जो विद्रोह सशक्त था, जहां जहां पर विद्रोह होने के चांसेस थे वहां से सेना को दूर रखा गया। राजसी प्रांतों के प्रतिनिधि, बच्चों आप देख सकते हो राजसी प्रांतों की जो प्रति उनके लिए जो राजसी प्रांत थे, जो राजा रजवाड़े थे, उनके प्रति जो ब्रिटिश शासन था उनकी क्या नजर थी, क्या दृष्टि थी, क्या समझते थे वो? तो बच्चों पॉलिसी टूवर्ड्स द प्रिंसली प्रोविनेंस। तो बच्चों 1858 ईस्वी के बाद अंग्रेजों ने राजसी प्रांतों में अपनी नीतियों में अनेक परिवर्तन किए। जब 1857 का विद्रोह हुआ तो अपनी नीतियों में उन्होंने बहुत सारे सुधार किए। ठीक है, तो बच्चों ब्रिटिश सरकार ने सहायक संधि करके वहां के राजाओं को ही वहां का शासक बनाया। सहायक संधि किया। अब उस सहायक संधि के अंदर जो निर्णय थे, अपनी सेना नहीं रख सकते थे ब्रिटिशर्स और निर्णय नहीं रख सकते थे किसी भी चीज का, ब्रिटिशर सेना रखते थे वहां पर सहायक संधि के अंदर। जो राज्य रजवाड़े थे वो अपने शासन काल, अपने राज्य के अंदर अपनी सेना नहीं रख सकते थे, उन्हें कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं था, सभी निर्णय ब्रिटिश सरकार लेगी और सेना ब्रिटिश सरकार की होगी। तो इस तरीके की सहायक संधि थी। तो वे उनके आंतरिक विद्रोह में उनकी सहायता करते थे, यानी कि एक राज्य दूसरे राज्य के खिलाफ लड़ाई करना चाहता है तो उनको ब्रिटिश सरकार क्या करती थी? सहायता करती थी। और यही बच्चों फूट डालो राज करो नीति का इनका उद्देश्य था। ठीक है, आप इस चित्र में देख सकते हैं बच्चों, यह चित्र है लॉर्ड डलहौजी का। ठीक है, जो क्या है बच्चों? एक वॉयसराय है, ब्रिटिश वॉयसराय। ठीक है, आगे देखिए 1 जनवरी 1877 को महारानी विक्टोरिया ने भारत की सम्राज्ञी का पद धारण किया। कब भारत की सम्राज्ञी बनी वो? महारानी विक्टोरिया 1 जनवरी 1877 ईस्वी को। भारत में ब्रिटिश सरकार की प्रभुसत्ता कायम हो गई।
अब डायरेक्ट किसका शासन था भारत में? ब्रिटिशर्स का, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म, अब डायरेक्ट महारानी विक्टोरिया शासन करती थी और भारतीय शासक उनके प्रतिनिधि बन गए। और जो उनके प्रति जवाबदेह कौन थे? भारतीय शासक। ठीक है, प्रत्येक शासक के दरबार में एक विशिष्ट प्रतिनिधि की नियुक्ति की, जो प्रतिदिन मामलों की जानकारी उन्हें देता था कि मतलब दरबार में क्या हो रहा है, राज्य में क्या हो रहा है, क्या नीति चल रही है, कौन सी नीति अपनाई जा रही है, कौन सी नहीं अपनाई जा रही, कितना राजस्व बचता है, कितना खर्चा हो रहा है, सब जानकारी एक रखता था एक व्यक्ति जो अंग्रेजी शासन ने वहां उनके दरबार में नियुक्त किया होता था। वही उन सब कार्यों पर दृष्टि रखता था और खबर कहाँ बच्चों इंग्लैंड तक भेजता था। आगे देखिए, शिक्षित भारतीय और समाज सुधारकों के प्रति व्यवहार। तो बच्चों, बिहेवियर टूवर्ड्स एजुकेटेड इंडियंस एंड सोशल रिफॉर्मर्स। जो बिहेवियर था, एजुकेशन, जो शिक्षित लोग थे, जो शिक्षित भारतीय थे, उनके प्रति जो अंग्रेजों का बिहेवियर था, बर्ताव था, वो कैसा था, और जो सामाजिक सुधार थे उनके प्रति क्या व्यवहार रखते थे, वो क्या विचार रखते थे, उन सब के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, आरंभ में अंग्रेजों ने आधुनिक शिक्षा को भारतीयों के बीच फैलाने का प्रयास किया, आधुनिक मॉडर्न एजुकेशन को भारत में फैलाने का प्रयास किया। उसके बाद लेकिन जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि भारतीय लोग ब्रिटिश नीतियों एवं प्रशासन में अपनी भागीदारी चाहते हैं, ब्रिटिश की जो नीतियां हैं उनमें और प्रशासन में अपनी भागीदारी चाहते हैं इंडियंस, तो क्या किया, तो वे भारतीयों के विरोधी हो गए। तो उन्होंने यह भारतीयों की यह बात विदेशियों को यानी कि ब्रिटिशर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने आधुनिक शिक्षा का प्रसार बंद कर दिया। जब वे पढ़ लिख करके अंग्रेजों के बराबर बनने लगे तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने आधुनिक शिक्षा का प्रसार बंद कर दिया ताकि वो भारतीय ब्रिटिशर्स की टक्कर पे ना आ पाए। ठीक है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद अंग्रेजों का समाज सुधारकों के प्रति भी रवैया बदल गया। सरकार ने सभी समाज सुधारकों को प्रोत्साहित करना भी बंद कर दिया। अब जो सरकार ने सभी समाज सुधारकों को क्या किया, प्रोत्साहित करना भी बंद कर दिया कि समाज में सुधार हो, ये हो वो सब बंद कर दिया। क्योंकि इससे क्या होता है बच्चों, हमारा इंडियन समाज, हमारा भारतीय समाज मजबूत बनता जा रहा था और किसकी जो अंग्रेज थे उनके बराबरी तक पहुंचता जा रहा था। तो बच्चों, फूट डालो और शासन करो की नीति, द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। तो अंग्रेजों ने भारत में फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया। उन्होंने लोगों को सामाजिक, पारंपरिक, धार्मिक व आर्थिक अंतर के आधार पर बांटना आरंभ कर दिया। अब इस तरीके से फूट डालना शुरू कर दिया। उन्होंने ये इल्जाम लगाने शुरू किया कि वो तुमसे ऊंची जाति का, नीची जाति का, उसके अंदर ये उस धर्म का, इस धर्म का है, ठीक है, उस गरीब है, ये अमीर है, इस तरीके की भावनाएं भारतीय समाज में उन्होंने पैदा करना शुरू कर दिया। ठीक है, और इस तरीके से उन्होंने अलग अलग भागों में बांटना शुरू कर दिया। 1857 ईस्वी के विरोध के बाद कोई सामाजिक सुधार ना करे और भारतीय समाज में विद्यमान जाति व धर्म पर आधारित अंतर को बरकरार रखकर उन्होंने मतभेदों को बनाए रखा। अब वो समझ गए जो ब्रिटिशर्स थे कि इनको अगर हमने उन्नत किया तो ये हमें ही एक दिन उखाड़ फेंकेंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि विद्यमान जो जाति धर्म के आधार पर जो अंतर था, अंतर को बनाए रखा, भेद को बनाए रखा, रूढ़ियों को चालू रहने दिया और सुधार से जो समाज सुधारक है उनके रास्ते रोकने लगे, उनको मना करने लगे। ठीक है, अब मतभेदों को बनाए रखे जिससे कि फूट डाल सकेंगे और वो राज कर सकेंगे। ठीक है, यह नीति महान विद्रोह के बाद लागू की गई। जो 1857 का जो महान विद्रोह था उसके बाद यह नीति लागू की गई थी। ठीक है, विद्रोह के दौरान भी हिंदू और मुसलमान दोनों आपस में लड़ते रहते थे। दोनों क्या करते थे, आपस में बहुत लड़ते थे। अंग्रेज दोनों की एकता को पसंद नहीं करते थे। दोनों की एकता थी, अंग्रेज उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। हमेशा चाहते थे कि वो दोनों आपस में लड़ते रहे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में जाति के आधार पर, भेद के धर्म के आधार पर लड़ते रहे और उनका फायदा ब्रिटिशर्स उठाते रहे। वो सदैव हमेशा यही चाहते थे, इसीलिए उन्होंने फूट डाल राज करो की नीति को अपनाया। उन्होंने देखा बच्चों भारत में कि भारत में जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, रंग के आधार पर हम एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ा सकते हैं, यह बहुत आसान है। इसीलिए उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया और हमेशा दोनों को आपस में लड़वाने का प्रयास करते रहे, हिंदू और मुसलमान को। अंग्रेजों ने उच्च वर्गीय मुसलमान को उच्च अधिकार दिए, जो उच्च वर्ग के मुसलमान थे उनको उच्च अधिकार दे दिए। अंग्रेजों ने आंदोलन को कमजोर बनाने के लिए समाजवाद की नीति अपनाई। ठीक है, समाजवादी नीति को अपनाना शुरू किया। ठीक है, 1857 ईस्वी के
संग्राम के बाद अंग्रेजों की नीतियों में अनेक परिवर्तन किए गए। अंग्रेजों जो नीतियां थी उनमें बहुत सारे सुधार, बहुत सारे परिवर्तन आए, जिसमें रानी विक्टोरिया द्वारा किए गए वायदों को कभी भी पूरा नहीं किया गया। जो जो वायदे रानी विक्टोरिया ने किए थे भारतीयों के लिए 1857 के विद्रोह के बाद, उनमें से एक भी वादा बच्चों पूरा नहीं किया गया। उनकी कोशिशों से भारत पिछड़ गया। अब जो जो उन्होंने कोशिशें, षड्यंत्र रचे थे वो कामयाब रहे और भारत पिछड़ गया। ठीक है, अब उनके डर से भारत अंग्रेजी शासन के अधीन हो गया। अब धीरे धीरे उन्होंने अपनी पकड़ को इतना मजबूत कर लिया कि जो भारत था वो पूरी तरीके से उनके चंगुल में आ गया फिर से, और क्या बन गया बच्चों, गुलाम बन गया इंग्लैंड का। तो बच्चों आइए पाठ के बाद कुछ बिंदु दोहरा लेते हैं पाठ के। तो 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद भारत में कंपनी का राज क्या हो गया बच्चों, समाप्त हो गया। अब डायरेक्ट कहां शासन होता था, रानी विक्टोरिया ने अब शासन अपने हाथों में ले लिया था। जो 4 सदस्यीय समिति का गठन वायसराय की सहायता करने हेतु किया गया था। अब वायसराय क्या शासन करेगा, उसकी सहायता करने के लिए भी चाहिए ना कुछ। तो बच्चों उन्होंने 4 सदस्यीय समिति का गठन किया जो वायसराय के शासन चलाने में सहायता करेंगे। देश में कानून बनाने के लिए विधान परिषद नाम की एक अन्य परिषद का गठन किया। केवल स्थानीय लोग ही अपने क्षेत्र की समस्याओं को समझ सकते हैं, इसीलिए बच्चों स्थानीय लोगों को ही इस समस्या समाधान या फिर प्रशासन में शामिल किया गया। भारतीय सैनिकों का अनुपात यूरोपीय सैनिकों से कम था। यूरोपीय सैनिक ज्यादा थे ब्रिटिशर्स की आर्मी में और भारतीय सैनिक कम थे, ताकि कल को अगर कहीं विद्रोह भी करते तो उनको कंट्रोल में किया जा सके। 1858 ईस्वी के बाद अंग्रेजों ने राजस्थानी प्रांतों में अपनी नीतियों में अनेक परिवर्तन किए। अब 1857 ईस्वी में क्या हुआ, उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया बच्चों, जो राजस्थान यानी कि जो राजा रजवाड़े थे उन प्रांतों में अपनी नीतियों को अनेक प्रकार से परिवर्तन कर दिए। कि अभी दत्तक पुत्र पॉलिसी लागू कर दी और अपने राज्य में रहना बंद कर दिया। ये सब सारी पॉलिसीज उन्होंने शुरू कर दी, सुधार कर दिया। ठीक है, अंग्रेजों ने आंदोलन को कमजोर बनाने के लिए समाजवाद की नीति अपनाई। अब किस किस तरीके से भारतीयों को कमजोर किया, जैसे साम दाम दंड भेद सब अपनाना शुरू कर दिया उन्होंने, और समाजवाद की नीति को भी लागू किया। तो बच्चों ये था हमारा आज का पाठ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों अब आपसे अगले कक्षा में मिलती हूँ, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।